ये देश कैसे हिंदू राष्ट्र की तरफ मुड़ गया, क्यों हिंदू राष्ट्र की तरफ मुड़ गया, ये हमें समझना पड़ेगा। वो भी तब जब हमारे पास इस देश के संविधान और उसकी प्रस्तावना मौजूद हैं। वो कौन सी खामियां, वो कौन से अंतर्द्वंद और वो कौन से अंतर्विरोध हैं जिन्होंने हमें हिंदू राष्ट्र की तरफ मोड़ दिया। यदि हम उनको समझ लेंगे, इन कारकों को समझ लेंगे, कारणों को समझ लेंगे, तो हमारे सामने जो हमारे कार्यभार हैं बहुजन देश बनाने के, वो भी स्पष्ट हो रहे हैं। पहला, जैसा हमारे से पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी विस्तार से ये बातें रखी कि कैसे ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद का हमारे देश में एक गठजोड़ बन गया है। ब्राह्मणवाद क्या है, ये मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश की। पूंजीवाद क्या है, ये भी कई साथियों ने बात रखी। किस तरह से जमीन का, उत्पादन का, संस्कृति का, विचार का आपसी संबंध है, वो भी साथियों ने बात रखी। यदि हम ये मानते हैं कि ये देश एक देश बना रहे, तो हमें इन संकल्पनाओं के ऊपर थोड़ी आलोचनात्मक, थोड़ा क्रिटिकल होकर सोचना पड़ेगा। जैसा मेरे से पहले एक वक्ता ने कहा कि हमें अपनी नई शब्दावली भी गढ़नी पड़ेगी, क्योंकि समस्याएं नई हों और उस शब्दावली को, कोई भी शब्द या शब्दावली, संकल्पना अपनी एक भौतिक ज़मीन, अपनी भौतिक परिस्थितियों से पैदा होती है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमें ये फ़र्क करना पड़ेगा कि हमें राष्ट्र निर्माण नहीं करना, हमें देश का निर्माण करना। हमें सामंतवाद विरोधी, ब्राह्मणवाद विरोधी, मनुवाद विरोधी, पूंजीवाद विरोधी समाज का निर्माण करना, जिसमें संबंधों में, आपसी संबंधों में, संस्कृति में ये तत्व ना हो कि कोई किसी का भी इन आधारों पर शोषण कर सके, चाहे वो जाति का आधार हो, चाहे वो धर्म का आधार हो, और चाहे वो राष्ट्र का आधार। जैसे आज हम देख रहे हैं कि राज्य सत्ता सरकार के विरुद्ध या उनसे मत भिन्न रखने के चलते इस देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी, संस्कृति कर्मी, आम कार्यकर्ता, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, वो राजनीतिक बंदी बनाए जा रहे हैं। जिसका एक उदाहरण भीमा कोरेगांव केस के नाम पर की जा रही गिरफ्तारियां और हालिया दिल्ली दंगों के नाम पर की जा रही गिरफ्तारियां और केसेस हैं। देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो राष्ट्र निर्माण की, हिंदू राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, इसमें उन्हें ज़रा सी भी चुनौती पसंद नहीं, ना सांस्कृतिक, ना सामाजिक, ना राजनीतिक, ना आर्थिक। उदाहरण के लिए भीमा कोरेगांव पेशवाई के खिलाफ लड़ी गई शौर्य की एक ऐतिहासिक दास्तान है। वो सिर्फ उस दौर में, सामंतवादी दौर में, पेशवाई के दौर में, पेशवाई से मुक्ति की जिजीविषा का एक प्रमाण है, और उसको याद करना भी आज के दौर के इन मनुवादी, ब्राह्मणवादी, पूंजीवादी तख्त नशीनों को, सरकारों को पसंद नहीं।
सिर्फ याद करना कि देखिए एक दौर था जब हमने शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसमें जीत हासिल करी। वो इतिहास की उन तमाम बातों को जो हमारे समाज के शोषण से मुक्ति, समानता की और स्वतंत्रता की लड़ाई के पद चिन्ह हैं, पग मार्क्स हैं, हमारे रास्ते के वो निशान हैं जिनको हम, मील के पत्थर हैं जिनको हम समझ के आगे चलते हैं, आगे सोच सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं। तो बहुजन देश के निर्माण में पहला कार्यभार है कि हमारी ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को संजोना। इतिहास की चेतना के बगैर, इतिहास की सही वैज्ञानिक चेतना के बगैर देश का, बहुजन समाज का, बहुजन संस्कृति का, बहुजन राजनीति का निर्माण नहीं हो सकता। इसको थोड़ा सा और गहराई में समझें कि चेतना के स्तर पे इतना झगड़ा क्यों है, क्यों उन्हें चेतना से डर लगता है। देखिए पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से भारतीय समाज के अंदर हिंदू चेतना का जागरण हुआ है, पुनर्जागरण हुआ है, रिविजनिस्ट संस्कृति का, और उसमें भी हिंदू चेतना में भी वो एक खास किस्म की मोनोलिथिक, एकांगी हिंदू संस्कृति की चेतना का विकास हुआ है, जिसमें तर्क के लिए जगह नहीं है, जिसमें संदेह के लिए जगह नहीं है, जिसमें मतभेद के लिए जगह नहीं है, वो विकसित हुई है, वो पली है, पनपी है। और उसके बरक्स लेकिन साथ ही साथ, भले ही अभी मैं मानता हूँ कि वो थोड़ी कमज़ोर है, बहुजन संस्कृति का भी विकास हुआ है, जिसने चेतना के स्तर पे स्वीकार किया है, जिसने राजनीति के अंदर ही स्वीकार किया है कि हमें शोषण करने वाली शक्तियों के खिलाफ अपना शासन लाना है।